नमस्कार। हमारे बिहार इलेक्शन स्पेशल शो लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की चुनावी जंग में लिट्टी का गर्मा गर्म स्वाद भी है और नेताओं के बयान का चोखापन भी, लेकिन बयानों पर राजनीति ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। बुलेटिन में आज जिन 4 बड़ी खबरों का हम विश्लेषण करेंगे, उसमें पहली खबर है बिहार चुनाव में बढ़े हुए मतदान प्रतिशत की। पहले चरण की 121 सीटों पे 64% से ज्यादा मतदान हुआ है। यह वोटिंग साल 2020 के मुकाबले करीब 8% ज्यादा है। ये आंकड़े क्या इशारा करते हैं, क्या कहानी बयां कर रहे हैं? हमारी दूसरी बड़ी खबर है बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की। सीएम योगी जब भी बोलते हैं सुर्खियां बटोरते हैं। प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड में है। आज पश्चिमी चंपारण में लालू राबड़ी राज के कथित जंगलराज का जिक्र किया। कहा आरजेडी के समय तो सड़क और पुल का भी अपहरण हो जाता था। तीसरी बड़ी खबर आरजेडी के सिंबल लालटेन से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव को चुनाव प्रचार में क्यों पहना पड़ा कि लालटेन बदल गई है, आपको बताएंगे। लालू यादव ने लालटेन सिंबल आखिर क्यों चुना? और चौथी बड़ी खबर दूसरे फेज के मतदान से जुड़ी हुई है। सेकंड फेज में कोसी और सीमांचल में होने वाली वोटिंग में ओवैसी फैक्टर कितना असर दिखाएगा? आज लिट्टी चोखा चुनावी चौका में इन सब पर करेंगे बात। हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब और राल कृपाल सिंह साहब, भारत के जाने माने पत्रकार जिनका विश्लेषण हर कोई सुनना चाहता है। आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एनके सिंह साहब, रामकृपाल सिंह साहब, शुरुआत में एनके सिंह साहब आपसे करूंगा। पहले तो मैं चाहता हूं हम सब लोग बिहार की जनता के लिए जरूर ताली बजाएं कि उन्होंने मतदान ऐतिहासिक किया। ये अपने आप में एक शानदार काम किया है बिहार की जनता ने। लेकिन बिहार की जनता एनके सिंह साहब क्या कह रही है? देखिए, जो 8% का बढ़ोतरी हुई है टर्नआउट में, ये क्वांटम जंप कहते हैं। ये कोई साधारण नहीं होता। कभी भी जब 8% का जंप हो तो एक मैसेज होता है जो डेफिनेट उसको घर से पोलिंग बूथ तक लाता है। ये मैसेज क्या है, ये डिसाइफर करना ज़रूरी है। और ये बात सच है कि 8% अगर हुआ है तो ये अभी तक जो हिस्ट्री रही है वो रिजीम चेंज की होती थी, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये इस बार भी हो। बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज में रिकॉर्ड 64.66% वोटिंग हुई है। 2020 चुनाव के पहले फेज में सिर्फ 55.68% वोटिंग हुई थी। ये नतीजे क्या कह रहे हैं? जनता का मतदान के लिए बड़े पैमाने पे घर से निकलना लोकतंत्र के लिए जाहिर तौर पे एक शुभ संकेत है, लेकिन इसके सियासी मायने क्या इशारा कर रहे हैं? ये आज के दौर में हर जनमानस के लिए एक बड़ा सवाल है। जो बिहार में कभी नहीं हुआ था वो फर्स्ट फेज की वोटिंग में हो गया। बम पर वोटिंग हुई, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। बिहार में अब की बार हुआ ऐतिहासिक मतदान। बिहार में वोटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ा, सत्ता का रुख किस ओर मोड़ा। बिहार में बम्पर मतदान, मतदाता किस पर मेहरबान। बिहार की जनता ने लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में बढ़ चढ़कर भागीदारी की, बम्पर मतदान किया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के पहले चरण में 121 सीटों पर 64.66% वोटिंग हुई है। 64.66% वोटिंग एक रिकॉर्ड है। 2020 के चुनाव के पहले फेज में सिर्फ 55.68% वोटिंग हुई थी। हालांकि तब चुनाव 3 फेज में हुआ था और पहले फेज में सीटें भी 71 थी। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं? पक्ष या विपक्ष, लहर आखिर किसकी तरफ? पहले चरण में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे। और आरजेडी और कांग्रेस के नामदार आसमान पर पहुंच चुके थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान
आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई। सियासी पंडितों का अपना आकलन है, अपने अपने दावे हैं, सब जनता का आशीर्वाद पाने का धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। पिछले चुनाव से 4-5% अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है। 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 2020 की तुलना में लगभग 8% अधिक मतदान का आंकड़ा कई परतों वाला है। ये न केवल लोगों का उत्साह दिखाता है, बल्कि लोकतांत्रिक सुधार की प्रक्रियाओं पर भी मुहर लगाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वोटिंग में ये इजाफा किसे फायदा पहुंचाएगा। वैसे बिहार के चुनाव में ताल ठोक रहे सियासी सूरमाओं की बात की जाए तो हर दल और गठबंधन बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बता रहा है। मैं मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है, ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। बट जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है, उसने सबको सरप्राइज किया है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। अगर सेकंड फेज में भी वोटिंग का यही रुझान दिखा तो मतदान के तमाम पिछले रिकॉर्ड धराशायी हो सकते हैं। हालांकि बम्पर वोटिंग को आमतौर पर सियासी पंडित बदलाव का प्रतीक मानते हैं, लेकिन बिहार में भी इस दावे के उलट नतीजे आ चुके हैं। बिहार में साल 2005 में 2000 के मुकाबले 16% कम वोटिंग हुई थी। तब सत्ता बदल गई थी, जेडीयू बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी। साल 2010 में 2005 के मुकाबले 6% ज्यादा मतदान हुआ था। तब तमाम रुझानों को पलटते हुए जेडीयू बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी थी। साल 2015 में 2010 के मुकाबले 4% ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया था। उस समय भी तमाम दावे के उलट जेडीयू बीजेपी की सरकार ने वापसी की थी। ये हाईएस्ट वोटिंग हुआ है, हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज़्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज़्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। जनता मालिक है, जनता बनाती है, बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। सियासी एक्सपर्ट का दावा है कि वोटिंग के बढ़ने का कारण एसआईआर भी हो सकता है। 65 लाख लोगों का नाम कटने से परसेंटेज बढ़ गया है। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि त्योहार में बिहार आए लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, इसी वजह से मतदान का प्रतिशत बढ़ गया। अगर आप ट्रेडिशनली बिहार को देखें 50s के बाद से, एक अपवाद को छेड़ के 2005 में जब वोट प्रतिशत बढ़ा है, सरकारें बदली हैं साहब। 2005 में तब बदला जब पोलिंग कम हुई। उसके बाद से 20 वर्ष से वही मुख्यमंत्री है। वो ठीक है, इनके साथ है, उनके साथ मैं वो बात नहीं करता, बट मोटे तौर पर सरकार नहीं बदली ना। अगर सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री माना जाता है तो मानिए कि सरकार वही है। तो वोट कम पड़े हों, ज़्यादा पड़े हों, पिछले 20 साल से हैं। और पहला परिवर्तन 2005 में हुआ था जब पोलिंग कम हुई थी। तो अगर कम पोलिंग पर सरकार बदल रही है और ज़्यादा पोलिंग पे बदल रही है तो मतलब इसका पोलिंग से कोई इसका लेना देना नहीं है। औरंगाबाद की जनसभा से प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पे कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो लालटेन वाले हैं ये जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रम फैला नहीं पाएंगे। अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब।
जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? एक तरफ एनडीए लालटेन को कथित जंगल राज का प्रतीक बता रहा है, बिहार की आवाम को आगाह कर रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि लालटेन बदल गई है। इस बदली लालटेन पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बीजेपी वाले अभी भी समझ रहे हैं कि तेल वाली लालटेन है, ये एलईडी बल्ब वाली लालटेन है, और अगर इसमें रंग बदलने वाला बल्ब लगा दो तो बताओ रंग बदलता है कि नहीं बदलता है? इसलिए लालटेन को जिताइए। जिताओगे आप लोग? धोखा तो नहीं खाओगे? बीजेपी की साजिश में तो नहीं फंसोगे? ये जो हर मन से जंगल राज का जिक्र किया जा रहा है, ये ग्राउंड पे वर्क करता दिख रहा है, मतदाताओं पे असर डाल रहा है? आप किस तरफ है ये देखना पड़ेगा। अगर आप अपर कास्ट के उसमें चले गए हैं तो एकदम कांप के, अरे बाप रे, वो नहीं होना चाहिए। जरा सा आप नीचे, हमारा ड्राइवर आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद खुला, मैंने जब उसको फोन पे हम उसको लगा कि नहीं ये वो वाले हैं, तब उसने बुराई शुरू की और तब उसने अपनी तकलीफ बताई। एक ही घर में 3 तरह से वोटिंग हो रही है। आप दिल्ली में देख लीजिए, मतलब एक धुर जो है वो बीजेपी का समर्थक, उसके पूरे घर वाले केजरीवाल को वोट दिए। तो अब चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। मतलब लोग खुद पे फैसला, दाहिना हाथ और बायां हाथ, अगर महिला ये तय करी मुझे कहां वोट देना है, बहुत बड़ी बात है। बिहार में बीजेपी के निशाने पे आरजेडी की लालटेन है। चुनावी मंच से बीजेपी के तमाम नेता दम भर रहे हैं कि आज के दौर में लालटेन का क्या काम, कैसे लालटेन पे सियासत छिड़ी है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बिहार चुनाव में पहले फेज के बम्पर मतदान के बाद अब चुनावी समर में दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। भरोसा है कि इस बार सहरसा मधेपुरा की जनता जो है यहां से लालटेन पर बटन दबा करके हमारे चंपी भाई को विजय बनाने का काम करेगी। एनडीए और महागठबंधन के नेता पूरी ताकत से सेकंड फेज के चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हैं। विकास, नौकरी, जंगल राज के चुनावी मुद्दे के साथ साथ लालटेन भी बिहार के सियासी समर में बड़ा इश्यू बना हुआ है। लालटेन यानी राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह। औरंगाबाद की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने जनता को लालटेन राज की याद दिलाई, तत्कालीन लालू राबड़ी राज का सच बताया और जनता को आगाह किया। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में तूफानी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। तस्वीरें पूर्वी चंपारण के ढाका की हैं। यहां सीएम योगी को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के अपने दौरे में सीएम योगी ने जनता को लालटेन राज से आगाह किया। ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं। ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। अरे आप याद करिए ना, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं
जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। एक तरफ एनडीए लालटेन को कथित जंगलराज का प्रतीक बता रहा है, बिहार के आवाम को आगाह कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि लालटेन बदल गई है। बीजेपी वाले अभी भी समझ रहे हैं कि तेल वाली लालटेन है, ये एलईडी बल्ब वाली लालटेन है, और अगर इसमें रंग बदलने वाला बल्ब लगा दो तो बताओ रंग बदलता है कि नहीं बदलता है? इसलिए लालटेन को जिताइए। जिताओगे आप लोग? धोखा तो नहीं खाओगे? बीजेपी की साजिश में तो नहीं फंसोगे? चुनावी समर में लालू की लालटेन मुद्दा बनी हुई है। सवाल यह है कि आरजेडी को यह चुनाव चिन्ह कैसे मिला। आरजेडी के इलेक्शन सिंबल लालटेन की कहानी शुरू होती है 1997 से। उस समय लालू यादव पर चारा घोटाले के आरोप लगे थे और उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तब लालू ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के नाम से नई पार्टी बनाई थी। नई पार्टी के लिए एक चुनाव चिन्ह की जरूरत थी। कहते हैं लालू यादव ने तब लालटेन को चुना था। चुनावी पंडितों का दावा है कि लालू की तरफ से लालटेन चुनाव चिन्ह चुनने की वजह खास थी। दरअसल 90 के दशक में लालटेन बिहार के ग्रामीण जीवन का हिस्सा थी। लालू यादव के लिए लालटेन प्रकाश का प्रतीक था, अंधेरे को मिटाने वाला। लालू ने 2017 में नीतीश को लिखी चिट्ठी में कहा है कि लगता है आपको रोशनी से सख्त नफरत हो गई है। आपको नहीं पता कि लालटेन रोशनी का प्रतीक है, ये प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है, ये गरीबों के जीवन से अंधेरा दूर करने का एक साधन है। हालांकि एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि 1991 में लालटेन चुनाव चिन्ह चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा को अलॉट हुआ था। भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। किसी भी समय चुनाव आयोग के पास कम से कम ऐसे 100 निशान होते हैं जो अब तक किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। निशानों का चुनाव इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि वो आसानी से मतदाताओं को याद रहे और आसानी से वे उनको पहचान जाए। एनके सिंह साहब, सिंबल तो बहुत महत्वपूर्ण है साहब। जब लालू प्रसाद यादव ने उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, थी भी बहुत चली जाती थी और लालटेन ही एकमात्र जरिया था उस दौर में, तब उन्होंने मुझे लगता है लालटेन चुना होगा। तो ये सिंबल कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं? मैं जब अपने गांव में पढ़ता था तो लालटेन ही होती थी और शाम के 6 बजे बालू से उसका साफ करके और उसको लगा के शीशा, और तब पढ़ते थे। और तब एक नियम के सवाल और बाइनोमियल थ्योरम ये तब भी पढ़ते थे। तो लालटेन एक सिंबल है जो एक एस्पिरेशन है गरीब का कि उसका बच्चा पढ़े। तो सिंबल में कहीं कोई नहीं है। कमल से तो कुछ ज़्यादा उत्पादन नहीं होता होगा, लेकिन लालटेन से होता है। कमल वाले भी दिया से पहुँचे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। तो ये है कि वो इशू नहीं है, ये तो सिंबॉलिक है मान लीजिए। लेकिन अभी जो भोगा हुआ यथार्थ है, क्या वो जनता वो भूल जाती है? वो बेचारी नहीं भूलती है। साइकिल आपने दिया और साइकिल से पढ़ाई हुई। मैंने देखा है कि लड़कियां, इतने अच्छा लगता है कि लड़कियां साइकिल से जा रही हैं, 5 किलोमीटर पढ़ रही हैं, देख के बड़ी तसल्ली होती है। और वाकई नहीं, केवल साइकिल ही नहीं दिया, उनको पैसा भी दिया, उनका एनरोलमेंट भी बता, उनका ड्रॉप आउट ना हो उस पर भी काम किया। हाँ नहीं, लेकिन ड्रॉप आउट में यही हुआ है कि चूंकि इकोनॉमिक डेप्रिवेशन था, तो ड्रॉप आउट आप ताज्जुब करेंगे, नेशनल एवरेज 5.2 का है प्राइमरी लेवल पे और बिहार का 25.6 है, 5 गुना ज्यादा है। हायर में तो और ज्यादा है, हायर में और ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि डेप्रिवेशन है, गरीबी है, तो वो बच्चे को पढ़ा नहीं पाती है। ये एक बड़ा फैक्टर है। रोजगार मिले, ये पहला शर्त है बिहार के डेवलपमेंट का। ओके, एक फैक्टर हम लोग मिसिंग है, हमको लगता है सर को जो चाहिए, जेनजी फैक्टर ऊपर चर्चा नहीं हो। बिल्कुल। लेकिन ये चुनाव के जब रिजल्ट आई ना, तो वो फैक्टर चर्चा में हुई, जेनजी का बात। जब हमने के जेनजी की बात करते हो तो जनसुराज की भी बात करनी बिल्कुल। और जब जेनजी की बात करता नहीं, तो हमने के जो 2 पीढ़ियां बैठल बा, ये 2 पीढ़ी का आइकन जो रिवोल्यूशन बा में का बा, गांधी, मार्क्स, लेनिन, चे गेवरा। लेकिन अभी हम मैक्सिको के विजुअल देखत नहीं, उनमें जो लड़का बाड़ा सन एनिमे के वो कैरेक्टर बा लोफी, ओकरा के लेके क्रांति कर रहा बा। बिल्कुल। तो ये जो जेनजी फैक्टर बा ना का हो, बहुत रिफ्लेक्ट करी 14 तारीख के। नौकरी भी एक बेकार का छलावा है। रोजगार, आदमी को प्रोडक्टिव लेबर से आप जोड़िए किसी भी रूप में, क्योंकि वो तो कर सकते हैं आप। नौकरी कोई कहाँ से देगा? आप देखिए, बिना सरकारी घोषणा के 2 सबसे बड़े मंत्रालय
प्राइवेट हाथों में चले गए। टेलीकम्युनिकेशन सरकार के बाहर हो गया ना, कोई घोषणा नहीं हुई। सिविल एविएशन सरकार से बाहर हो गया, कोई घोषणा नहीं हुई। ये जानते होंगे वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री थे, ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे यहाँ, एक फोन लेने के लिए उनसे जाके साइन कराना पड़ता था, आउट ऑफ टर्न। आज की तारीख में कौन जानता है कि कौन है ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है या सिविल एविएशन मिनिस्टर, क्या मतलब उसका? ये दोनों प्राइवेट हाथों में चले गए। तो कहने का अर्थ ये है कि सरकारी रोजगार बिना बताए खत्म होता जा रहा है। ये नौकरी, आप आदमी को मेकिंग मैन मोर प्रोडक्टिव। बिहार में बीजेपी लालू राज के कथित जंगल राज का मुद्दा लगातार उछाल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी के 15 साल के शासन को जंगल राज बताया और कहा कि उस दौर में अपहरण ही उद्योग बन गया था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी हो करके एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। बिहार चुनाव में लालू राज के कथित जंगल राज पे प्रधानमंत्री मोदी ने भी तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी की पाठशाला में अ से अपहरण सिखाया जाता था। जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां अ से अपहरण और अ से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फ से फिरौती और र से रंगदारी ही समझ आता है। तो सवाल यह है, 20 साल के शासन के बाद भी अगर जंगल राज का जिक्र हो रहा है तो जाहिर तौर पे ये ग्राउंड पे काम कर रहा है। जहां से भाषण योगी देता रहा ना चंपारण के इलाके में, वहां पर सबसे बड़ा अगर टॉप 10 अपहरण कांड कहीं बिहार के तो सीता राजगढ़िया अपहरण कांड भइल रहे और वो अपहरण कांड के तार सिवान तक साहबुद्दीन से जुड़े रहे। जाकिर उनका राइट हैंड रहे बेतिया में और 95 के चुनाव में जो मारल गई तो पुलिस के हिम्मत ना रहे कि प्रेस रिपोर्टर्स के या प्रेस के बता पावे कि जाकिर मारा गया। शाम तक जाबिर शब्द चलावल जाते रहे यहाँ से लेके और इंटरनेशनल तक। अगला दिन तक कर्फ्यू लगा रहे बेतिया में कि शव आई तक का हो। इसीलिए तो मुझे लग रहा है ये सोची समझी रणनीति के जो बार बार जंगल राज का जिक्र हो रहा है, वो मेमोरी की दोबारा बिल्कुल। क्या ये जंगल राज इतना डोमिनेंट इशू बन चुका है कि 20 साल में के इशू, चाहे हम कह तो रहे बिहार का सबसे बड़ा इशू पलायन है, वहाँ बेरोजगारी है, वहाँ की शिक्षा की स्थिति, वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति, इस पे कहाँ चर्चा हो रही है साहब? सारा चुनाव तो जंगल राज के इर्द गिर्द हो गया। देखिए, ये जो नेता लोग हैं ना, चाहे किसी भी पार्टी के हो, ये जो भी कहते हैं, इनके बनाने से चीज़ें नहीं बनती हैं। ये मुद्दे नहीं बनाते हैं। हमको ये भ्रम होता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। जो जनता, देखिए एक सीधी बात है, जो गेहूं भी पैदा करता है, फौलाद भी पैदा करता है, उसको समाज के अंतर विरोध बेहतर मालूम होते हैं। इसलिए जो हम लोगों को लगता है ना कि जंगल राज, देखिए जो वहाँ जो समाज में वहाँ के समाज को जी रहा है, जो नया बंदा है वो देख रहा होगा, उसके सामने अतीत बहुत नहीं होता, उसके सामने भविष्य है। उसके सामने होगा कि मेरे भविष्य के, मेरे जो मतलब सरोकार हैं, उसको कौन पूरा कर सकता है, ये भरोसा। और जो पुरानी पीढ़ी है जिसने वो देखा हुआ है, उसको तो यथार्थ भोगा हुआ, उसको आप क्या बताएंगे जाकर के जंगल राज। एक शेर है उनका, निदा फाजली का, कि हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। रिपोर्ट हम दिखाते अपने दर्शकों को। बिहार चुनाव में बीजेपी करप्शन और क्राइम का मुद्दा उठाकर आरजेडी और महागठबंधन को चौतरफा घेर रही है।
सीएम योगी ने अपने चुनाव प्रचार में बिहार में माफिया राज और अपहरण का मुद्दा उठाया। लालू राबड़ी राज के 15 साल के कार्यकाल में हुए कुछ बड़े अपहरण कांड पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के चुनावी समर में जिन शब्दों से एनडीए महागठबंधन और तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है वो है अपराध, जंगल राज और अपहरण। बिहार में बीजेपी लालू राज के कथित जंगल राज का मुद्दा लगातार उछाल रही है। जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां असे अपहरण और असे अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फंसे, फिरौती और रसे रंगदारी ही समझ आता है। पीएम मोदी जनता को कथित जंगल राज से आगाह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता को आगाह किया कि लालू राबड़ी के राज में 37,000 से ज्यादा अपहरण हुए थे। साल 2004 का नवंबर का महीना था। यहां के तरारी ब्लॉक की एक डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर साहब बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाने में व्यस्त थे। ये काम करते करते उनको देर हो गई। देर शाम घर के लिए निकले तो रास्ते में जो नई उम्र के नौजवान है ना, जरा सुनिए, 2004 की घटना है, यहां की घटना है। जब डॉक्टर साहब रात को जरा देर से घर जा रहे थे तो रास्ते में हथियार बंद लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। सेवा करने वाले डॉक्टर बच्चों को पोलियो का खाना दे रहे थे, ओए डॉक्टर जब जा रहे थे। साथियों, ऐसे ही करीब 37,000 लोगों का अपहरण हुआ था। सीएम योगी भी लगातार अपनी जनसभा में कथित जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं। जनता को लालू राबड़ी राज में हुई किडनैपिंग की घटनाओं का पुरजोर तरीके से जिक्र कर रहे हैं। आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर, पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए। बिहार में साल 2001 के डॉक्टर पूर्ण ओझा किडनैपिंग केस ने बिहार की सियासत को झकझोर दिया था। साल 2001 में ही मुजफ्फरपुर में गोलू अपहरण कांड ने पूरे बिहार को हिला दिया था। गोलू को किडनैप कर मार दिया गया था। फिर 2004 का ऐश्वर्य अपहरण कांड, जिसमें 15 साल के ऐश्वर्य को किडनैप कर लिया गया था। 2004 में ही डॉक्टर गिरिजेश का गया से अपहरण कर लिया गया था। बाद में फिरौती लेकर उन्हें रिहा किया गया था। साल 2005 का किसले हत्याकांड सूबे में जारी अपहरण कांड का विभत्स रूप था। पीएम मोदी मुजफ्फरपुर की अपनी जनसभा में गोलू अपहरण कांड का भी जिक्र कर चुके हैं। साल 2001 में हुई इस घटना में मासूम को किडनैप कर मार डाला गया था। मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना,
उनको शायद एक गोलू अपर कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए, बेरहमी से उसे मार दिया गया। एनसीआरबी के मुताबिक 1992 में बिहार में कुल 1,31,000 अपराध हुए थे। इनमें 5,743 हत्याएं जबकि 1,120 रेप के मामले थे। अपहरण के 2700 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे। तब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2004 में अपराध के कुल मामले 1,15,000 से ज्यादा थे। इनमें 3800 मर्डर, 1,000 से ज्यादा बलात्कार और 2,500 से ज्यादा अपहरण के मामले थे। तब राबड़ी देवी बिहार की सीएम थी। राबड़ी के शासन में यहाँ पर कोई उद्योग नहीं चला, सारे उद्योग बंद हुए। सिर्फ एक ही उद्योग चला, डकैती, खून, फिरौती, अपहरण, और पूरा बिहार नरसंहारों से जल गया। आप मुझे बताइए, आप तो वहां रहे हैं, आपने वो दौर देखा है, ऐसा क्या इतना आज भी लोगों में इस बात को, उनके अंदर ये बात लाई जा रही। मुझे लगा प्राइम मिनिस्टर जब बीजेपी के यंग कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि जंगल राज की घटनाओं का जिक्र करो, नई पीढ़ी को याद दिलाओ। सर के बात के हम आगे बढ़ाया था नहीं, हमें दो पहलू बा। एक तो जो अपर कास्ट सेंटीमेंट बा या अपर कास्ट फियर फैक्टर बा, वो फियर फैक्टर जे लोग देखले बा, हमनी के तो उस वक्त स्कूल में रहनी, हम देखले बानी वो पीरियड, तो हमनी के अगला पीढ़ी के जो बता रहल बानी, जो नईखे देखले वो से प्रभावित होता, वो वोट बैंक प्रभावित होता। दूसरा सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बनी, सत्ता केकरा हाथ में गई। सत्ता जोन पर्टिकुलर कास्ट के हाथ में गई यादव, वो सिर्फ अपर कास्ट के परेशान ना कैलक। अपर कास्ट के पास पैसा रहे तो अपहरण उद्योग में वगैरह से अपहरण करके फिरौती मांगलक, लेकिन वो लोअर कास्ट के ही परेशान कैलक। वह लोअर कास्ट टर्न होकर नीतीश कुमार के वोट बैंक बन गई। तभी तो उन्होंने गोलबंदी की, महादलितों में महादलित, ईबीसी सब। रामकृपाल सिंह साहब, आपकी टिप्पणी। नहीं, वे बहुत अच्छी बातें कह रहे थे। देखिए होता क्या है, भगवत शरण उपाध्याय ने बहुत 1960 में किताब लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि जन्मना द्विज न होने से कर्मणा द्विज की ललक बढ़ेगी। यानी जो सवर्णों के कर्मकांड हैं, वो पिछड़ी जातियां भी उस कर्मकांड की तरफ दौड़ेंगी, क्योंकि वो उनका सोशल एम्पावरमेंट उसी से होता है। तो ये जो है, जैसा ये कह रहे थे कि जब अपर कास्ट वाला वो तो चला गया, उसके बाद जब ये MY समीकरण आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो लैंड जिनके पास गई, तो न्यू लैंड ओनर्स और लैंडलेस पीजेंट्री, इनके बीच का जो रहा ना, जो छोटी जातियां थी, वो संघर्ष, तो उसमें क्या जो नीतीश कुमार ने वहां किया, महादलित और ये सारी चीजें। बिहार का सियासी पारा जैसे जैसे चढ़ रहा है, वादों और दावों की झड़ियां लग रही हैं। वोटरों को साधने के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं और इन्हें गानों तक की शक्ल दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैमूर की सभा में आरजेडी से जुड़े गानों पर वार किया। जनता को आगाह करते हुए कहा कि आरजेडी वाले सरकार में आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरण, रंगदारी का पुराना गोरख धंधा फिर से चालू हो जाए। बिहार में चुनाव है और चौतरफा जंगल राज रोकने की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन चुनावी समर के बीच कई ऐसे गाने वायरल हो रहे हैं जिनके बोल में जंगल राज छिपा है। बिहार के सियासत पिछले 3 दशकों से जंगल राज के नारे के इर्द गिर्द घूम रही है। इसकी चर्चा इन दिनों चुनाव प्रचार के दौरान सियासी मंच से जमकर हो रही है। आरजेडी वालों का एक गाना है,
आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। कैमूर की सभा में प्रधानमंत्री का आरजेडी को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिखा। आरजेडी से कथित रूप से जुड़े गानों का जिक्र कर पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर तीखा वार किया। मैं तो सोच नहीं सकता भाई, ये छोरा कट्टा डूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में इनका मनसा का ये प्रतिबिंब है, उनकी सोच का प्रतिबिंब है। आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। ये बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। बिहार में 15 साल तक आरजेडी की सत्ता रही है। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार ने लालू राबड़ी की सत्ता देखी है। इसी दौर को आरजेडी के विरोधी दल जंगल राज की संज्ञा देते आए हैं और चुनाव प्रचार से जुड़ी कथित पैरोडी को लेकर पीएम मोदी ने आरजेडी पर डायरेक्ट अटैक किया है। उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। बिहार की जनता को जंगल राज की वापसी का डर दिखाया जा रहा है। वहीं एक गाना बिहार में खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें आरजेडी को हराने वालों को धमकी देने वाले बोल हैं। पीएम मोदी ने अपनी चुनावी सभा में बार बार आरजेडी से जुड़े गानों का जिक्र किया, जनता को आगाह किया कि वो महागठबंधन की मंशा समझे। आरजेडी से जुड़ी कई चुनावी पैरोडी का जिक्र कर पीएम ने जनता को अलर्ट किया। और ये कैसे गाने बजा रहे हैं? इनके गानों में शराब, कट्टा, डूनाली, मैं तो सोच नहीं सकता भाई, ये छोरा कट्टा डूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में इनका मनसा का ये प्रतिबिंब है, उनकी सोच का प्रतिबिंब है। सीमांचल के इलाके में मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में रहते हैं कई सीटों पर। यही कारण है कि महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि मुस्लिम वोट बटे नहीं। लेकिन देखना होगा 2020 की तरह क्या इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में ला पाती है, यह आने वाले दिनों में ही साफ होगा। इस तेजस्वी में और मोदी में अब क्या फर्क बाकी रहा कि जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी है उसको चरमपंथी कहता है, आतंकवादी कहता है। तुम्हारे इस तरह के बयानबाजियों से कई लोग, मुसलमान बच्चे जेलों में आज सड़ रहे हैं। इलेक्शन आता जाता रहेगा, मगर याद रखो, अगर तुम सांप को दूध पिलाओगे, ये सांप इज़हार-ए-रस्वी को डस चुका है, कहीं ये कोचा दामन और सीमांचल की जनता को ना डसे। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और आरजेडी पर दहाड़ रहे हैं, डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, खुलकर चुनौती दे रहे हैं। सीमांचल में कलम बांटने का काम करना चाहता हूं, तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो तलवार बांट रहा है। ओवैसी का फोकस मुस्लिम बहुल सीमांचल है। सीमांचल के मुस्लिम बहुल 4 जिलों में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है।
मजलिस वाले ओवैसी इस बार भी इत्तेहाद का नारा लगा रहे हैं, कौम को एकता बनाए रखने की नसीहत दे रहे हैं। दरअसल सीनियर ओवैसी बिहार में 2020 वाला करिश्मा दोहराने की कोशिश में जुटे हैं। अगर मर्जा का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ। महागठबंधन ओवैसी के सन ऑफ मल्लाह और सन ऑफ मोहम्मद वाले नैरेटिव की काट खोजने में जुटा है। हर मंच से ओवैसी को हैदराबाद लौट जाने की सलाह दे रहा है। ओवैसी के 3% वाले को डिप्टी सीएम का वादा करने और 17% वाले यानी मुसलमानों को दरी बिछाने के काम में लगाने के दावे पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने तीखा जवाब दिया है कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना, इसी 11 तारीख को जहाँ से वो आए हैं हैदराबाद तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है जुबली हिल्स, एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासी, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7% से ज्यादा है। राज्य की 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार की 11 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से अधिक है, जबकि 7 सीटों पर 30% से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं। बिहार की 29 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है और इनमें से अधिकतर सीट सीमांचल में ही है। हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू, एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है। ओवैसी की निगाह बिहार के इसी एम फैक्टर पर है। वहीं विरोधी ओवैसी को सीमांचल की जगह हैदराबाद पर फोकस करने की नसीहत दे रहे हैं। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये सीमांचल इंटरेस्टिंग है साहब एनके सिंह साहब, लेकिन पिछली बार 2020 में असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन को डेंट मारा था। 5 जीते थे, भले ही 4 बाद में आरजेडी में चले गए थे। इस बार जो रामकृपाल जी भी कह रहे हैं कि साहब केवल ध्रुवीकरण एक तरफा नहीं होता, उसका काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है, वो आपको दिख रहा है सीमांचल में? बाई चांस सीमांचल में जो डेमोग्राफी है वो डिफरेंट है। वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बेहद ज़्यादा संख्या में है। वजह यह है कि वो जो माइग्रेट हुए हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या है और वो इलेक्शन को बदल देते हैं उस इलाके में। नतीजा ये हुआ कि पिछली बार वो जो बीजेपी ने पोलराइजेशन का किया या जो पोलराइजेशन हुआ है, तमाम जो उसके वजूहात हैं वो वजूहात हम सब जानते हैं, देश में हो रहा है, राज्य में भी हो रहा है। उसकी वजह से मुस्लिम अब की बार अपने वोट को छिटकने नहीं देगा। मुसलमान का पहला आज की तारीख में उसकी पहली चॉइस है ओवैसी, बशर्ते क्योंकि उसका यह है कि उसको किसी राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनता है नहीं, उसको बीजेपी का विकल्प चाहिए हिंदुस्तान में, वो जिसमें भी देखेगा पोटेंशियल वो है। क्यों गुजरात में मुस्लिम फोर्स नहीं बन पाया, क्यों मध्य प्रदेश में नहीं बन पाया, क्यों यूपी और बिहार में लालू प्रसाद आते हैं और अखिलेश यादव? उसके पीछे कारण ये है कि जैसे ही यादव और मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज बढ़ जाती है तो ये कॉम्बिनेशन विनेबिलिटी पॉइंट क्रॉस कर जाता है। गुजरात में नहीं कर सकता तो तीसरी पार्टी आएगी ही नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं आएगी, राजस्थान में नहीं आएगी, लेकिन यूपी बिहार में इसलिए आती है कि 16% और 18% अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो 34 हो जाते हैं। यूपी में भी यही है, 20% के आसपास मुसलमान है और करीब 11% यादव है।
10% 11%, वो उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, तो ये 31% हो जाता है। तो मल्टी पार्टी कंटेस्ट में 31% विनेबिलिटी पॉइंट से ऊपर चला जाता है, तो सीटों में कन्वर्ट होने लगता है। यही वजह है कि लालू और अखिलेश एग्जिस्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे, गुजरात में कोई अस्तित्व ही नहीं होगा तीसरी पार्टी का। तो मुसलमान जो वोट देता है वो ये देख के कि यादव का परसेंट बिहार में इतना है कि ये सीटें निकाल, और वो ये भी सोचता है कि ये लोग कभी बीजेपी से जाके नहीं मिलेंगे। नहीं, कभी पता है कि अखिलेश यादव बीजेपी के पास नहीं जाएगा, लालू यादव कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। लेकिन सुन लीजिए, जैसे सिंह साहब कह रहे थे, इतना समीकरण होने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की रिपीट हुई। सुन लीजिए, रिजल्ट क्या रहता है, लालू प्रसाद विपक्ष में रहें, क्योंकि ये गठबंधन कहीं से वो नहीं हो पा रहा है। दोनों का मैं इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच में आने के लिए। तो लिट्टी चोखा चुनावी चौका में हमारी इस खास केस में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।